क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखकर तारे गिने हैं? शायद नहीं, या किया हो तो कुछ ही पलों में गिनती छोड़ दी होगी। लेकिन आज से 1500 साल पहले एक भारतीय बालक था जो हर रात चुपचाप आसमान को निहारता था। वो तारों की चाल, चांद का आकार और ग्रहों की स्थिति को कागज पर नहीं, अपने मन में समझता था। उस बालक का नाम था आर्यभट्ट। 476 ईस्वी में जन्मे ये बालक न केवल गणित में रुचि रखता था, बल्कि उसे खगोल विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी की जटिलताएं भी आकर्षित करती थीं। कहाँ हुआ जन्म? आर्यभट्ट का जन्मस्थान विवाद का विषय रहा है। कुछ मानते हैं कि वो पटना, प्राचीन कुसुमपुर में जन्मे, जबकि कुछ कहते हैं कि उनका संबंध अशमक राज्य, अब महाराष्ट्र का भाग से था। लेकिन जो बात बिल्कुल साफ है वो यह है कि आर्यभट्ट का जीवन ज्ञान की खोज और तथ्यों की साधना से भरा था। बाल्यकाल से ही असामान्य बुद्धि। बचपन से ही आर्यभट्ट साधारण बालक नहीं थे। जब बच्चे मिट्टी से खेलते थे तब आर्यभट्ट संख्याओं से खेलते थे। जब लोग चंद्रग्रहण को दैवीय प्रकोप मानते थे, आर्यभट्ट पूछते थे, अगर देवता गुस्सा हैं तो हर बार चंद्रमा के पीछे वही साया क्यों आता है? उन्होंने बचपन में ही सवाल करना शुरू कर दिया था और भारत में वैज्ञानिक सोच की नींव रखने वाले पहले बुद्धिजीवी बन गए। एक प्रश्न जिसने दिशा बदल दी। एक बार आर्यभट्ट ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या पृथ्वी स्थिर है? गुरु बोले, हाँ पुत्र, शास्त्रों में लिखा है। लेकिन आर्यभट्ट ने पूछा, यदि पृथ्वी स्थिर है तो तारे क्यों घूमते हैं? गुरु मौन हो गए और वहीं से आर्यभट्ट की खोज शुरू हो गई। आर्यभट्ट ने जिस युग में अपनी शिक्षा प्राप्त की, वह समय न केवल धार्मिक विश्वासों से भरा था, बल्कि विज्ञान और तर्क की राह पर चलना भी बहुत कठिन था। उस युग में संख्याएं तो थीं, लेकिन उनमें पूर्णता नहीं थी। गणना के लिए अंकों का उपयोग तो होता था, परंतु उसमें कुछ न होने की स्थिति को व्यक्त करने का कोई मानक नहीं था। ये स्थिति बदलने वाला था एक भारतीय मस्तिष्क, आर्यभट्ट। क्या शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया? ऐतिहासिक दृष्टि से शून्य के संकेतक रूप में प्रयोग के प्रमाण आर्यभट्ट के समय से पहले भी मिलते हैं। लेकिन आर्यभट्ट वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शून्य को गणितीय व्यवस्था में स्थान दिया। उनकी रचना आर्यभट्टीय में एक अद्भुत गणितीय प्रणाली देखने को मिलती है, जिसमें स्थानिक मान, प्लेस वैल्यू सिस्टम और शून्य के महत्व को दर्शाया गया है। हालांकि उन्होंने शून्य को चिन्ह के रूप में तो नहीं लिखा, परंतु उनके गणना पद्धति में उसका सैद्धांतिक उपयोग स्पष्ट दिखता है। दशमलव पद्धति की नींव। आर्यभट्ट ने अपने कार्यों में भारतीय दशमलव प्रणाली का उपयोग किया। उन्होंने बताया कि किसी भी संख्या का मूल्य न केवल उसके अंक पर निर्भर करता है, बल्कि उस अंक की स्थिति पर भी निर्भर करता है। उदाहरण के लिए 2 का मूल्य 20 या 200 हो सकता है, ये स्थिति के अनुसार बदलता है। ये प्रणाली बिना शून्य के अधूरी होती। उनकी यह प्रणाली आधुनिक गणित की नींव बन गई। गुणा, भाग, वर्गमूल, सब कुछ सटीक। आर्यभट्ट की गणितीय कुशलता केवल शून्य तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अंशों, फ्रैक्शंस का विस्तृत अध्ययन किया, वर्गमूल और घनमूल की गणना की विधियां बताईं, बीजगणित, अलजेब्रा और त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री की शुरुआती अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने पाई के मान का अत्यंत सटीक अनुमान भी प्रस्तुत किया। उनका दिया गया मान था 3.1416, जो आज के मान से बहुत ही निकट है। क्यों था ये सब इतना क्रांतिकारी? आर्यभट्ट का कार्य केवल गणितीय नहीं था, ये दार्शनिक और तर्कशील आंदोलन भी था। उन्होंने दिखाया कि संख्याएं केवल व्यापार या तंत्र नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड की भाषा हैं। उन्होंने ये सिद्ध किया कि यदि हम ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं तो पहले गणित को समझना होगा। आज यदि हम कंप्यूटर, स्पेस मिशन या मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं तो उसकी नींव उसी शून्य और एक पर आधारित है। और यह शून्य जिसने दुनिया की दिशा बदल दी, उसका बीज भारत में बोया गया था, आर्यभट्ट द्वारा। 5वीं शताब्दी का भारत। लोगों की दृष्टि में सूर्य पूजनीय था, चंद्रमा रहस्यमय और ग्रह नक्षत्र दैविक शक्तियां। लोग मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है और सभी खगोलीय पिंड उसके चारों ओर घूमते हैं। लेकिन एक युवक था जिसने इस मान्यता को चुनौती दी। उसका नाम था आर्यभट्ट। खगोलशास्त्र में क्रांति की शुरुआत। जब आर्यभट्ट ने अपनी ग्रंथ आर्यभट्टीय की रचना की, तब उसमें एक वाक्य ने पूरे भारत के विद्वानों को चौंका दिया। उन्होंने लिखा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये कथन उस समय के लिए अकल्पनीय था, क्योंकि यह पारंपरिक ब्रह्मांड मॉडल से उलट था, जो कहता था कि आकाश घूमता है, पृथ्वी नहीं। चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या। आर्यभट्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। सूर्यग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। उस समय समाज में मान्यता थी कि यह राहु और केतु के ग्रास का परिणाम है। लेकिन आर्यभट्ट ने इसे छाया और ज्यामिति की घटना बताया। उन्होंने बताया कि ग्रहण कोई चमत्कार नहीं है, ये गणना का परिणाम है, और उन्होंने उसे गणना से सिद्ध भी किया। खगोलीय गणनाएं, समय और दूरी की सटीक समझ। आर्यभट्ट ने दिन की लंबाई, वर्ष की अवधि और ग्रहों की कक्षाएं भी इतनी सटीकता से मापी, जो आधुनिक युग में भी वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित करती हैं। उदाहरण के लिए
उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा अवधि 365 दिन, 6 घंटे, 12 मिनट और 30 सेकंड बताई, जो आज के आधुनिक वैज्ञानिक मानक से केवल कुछ मिनटों का अंतर है। उन्होंने पृथ्वी की परिधि का भी अनुमान लगाया, जो लगभग सटीक निकला। उन्होंने त्रिकोणमिति के सिद्धांतों का उपयोग कर ग्रहों की दूरी और गति मापने के सूत्र भी दिए। खगोल विज्ञान को अध्यात्म से जोड़ा नहीं, तर्क से समझा। आर्यभट्ट ने कभी ग्रह नक्षत्रों को पूजा का विषय नहीं बनाया। उन्होंने खगोल को विज्ञान माना और उसे गणित, ज्यामिति और प्रेक्षण के आधार पर समझाया। इसलिए उन्हें भारत का पहला वैज्ञानिक खगोलशास्त्री माना जाता है। जब यूरोप अंधकार युग से गुजर रहा था, तब भारत में आर्यभट्ट जैसा व्यक्ति ब्रह्मांड की व्याख्या कर रहा था, बिना किसी दूरबीन, बिना किसी आधुनिक यंत्र के। उनका ज्ञान आज भी सटीक और प्रमाणित माना जाता है। 5वीं शताब्दी का भारत केवल एक सभ्यता नहीं था, वह एक ज्ञान संस्कृति था। ये वह युग था जब शिक्षा केवल पुस्तकों में नहीं, जीवन के व्यवहार और साधना में थी। और ऐसे युग में आर्यभट्ट ने अपने ज्ञान को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने उसे संरक्षित किया, प्रसारित किया और शिक्षित किया। आर्यभट्ट एक शिक्षक, एक विचारधारा। आर्यभट्ट केवल गणितज्ञ और खगोलशास्त्री ही नहीं थे, वे एक महान शिक्षक, आचार्य भी थे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने कुसुमपुर, आधुनिक पटना में एक खगोलशास्त्र विद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ पर देश के कोने कोने से विद्यार्थी आते थे और वे नक्षत्रों, ग्रहों और गणनाओं की गहराई में उतरते थे। उनकी शिक्षा प्रणाली में संख्याओं की गहन समझ, ग्रहों की गति का अध्ययन, त्रिकोणमिति और गणनात्मक विधियाँ, खगोलीय घटनाओं की तर्क आधारित व्याख्या शामिल थी। ये सब गुरुकुल परंपरा में मौखिक रूप से सिखाया जाता था। शिष्य ध्यान से सुनते, याद रखते और प्रयोग करते। आर्यभट्टीय एक शिक्षण ग्रंथ। आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टीय केवल एक पुस्तक नहीं, एक पाठ्यक्रम था। ये 4 अध्यायों में विभाजित था। 1. गीतिकपाद, काल गणना और नक्षत्रों की जानकारी। 2. गणितपाद, गणना की विधियां, अंकगणित। 3. कालक्रियापाद, ग्रहों की गतियां। 4. गोलपाद, खगोलीय ज्यामिति और त्रिकोणमिति। इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत थी, लेकिन इसे कूटबद्ध श्लोकों में लिखा गया था ताकि केवल गंभीर विद्यार्थी ही इसे समझ सकें। इस पद्धति का उद्देश्य था गंभीर साधकों में ज्ञान का प्रसार। शिक्षा की विशेषताएं। आर्यभट्ट की शिक्षण प्रणाली में 3 बातें खास थीं। 1. प्रश्न करने की स्वतंत्रता, विद्यार्थी केवल सुनते नहीं, प्रश्न भी करते थे। 2. प्रयोगात्मक अध्ययन, आकाश में देखकर ग्रहण, गति और समय की गणना। 3. आत्मा अनुशासन, शिक्षा को केवल ज्ञान नहीं, एक साधना माना जाता था। इस प्रणाली का असर यह हुआ कि आर्यभट्ट के शिष्य भी आगे चलकर खगोल और गणित में विद्वान बने। आर्यभट्ट की शिक्षाओं का प्रभाव। उनकी शिक्षाएं केवल भारत में ही सीमित नहीं रहीं। बाद के समय में उनके ग्रंथों का अनुवाद अरबी भाषा में हुआ। आर्यभट्टीय का अरबी अनुवाद अर्जाबहार नाम से जाना गया। इसके माध्यम से उनकी अवधारणाएं मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचीं। उन्हीं के सिद्धांतों पर आगे चलकर अल-ख्वारिज़मी जैसे अरब गणितज्ञों ने कार्य किया, जिसके आधार पर यूरोप में गणित और खगोलशास्त्र का पुनर्जागरण हुआ। आर्यभट्ट का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उस विचारधारा की कहानी है जिसने विज्ञान को धर्म से अलग कर तर्क और अनुभव के आधार पर समझाया। उन्होंने न केवल भारत में गणित और खगोल विज्ञान की नींव रखी, बल्कि उनकी खोजों की गूंज विश्वभर के वैज्ञानिक विकास में सुनाई दी। आर्यभट्ट का ज्ञान कैसे पहुंचा दुनिया तक। आर्यभट्टीय जैसे ग्रंथों का 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच अरबी भाषा में अनुवाद हुआ। खलीफा अल-मंसूर और खलीफा हारून अल-रशीद के शासनकाल में भारतीय वैज्ञानिक ग्रंथों का विशेष अनुवाद हुआ, जिनमें आर्यभट्ट का नाम प्रमुख था। अरबी में उनका नाम अर्जाभर के रूप में प्रचलित हुआ। इन अनुवादों के माध्यम से उनके गणितीय सूत्र अरब दुनिया में फैले। उनके त्रिकोणमितीय विचार मुस्लिम खगोलशास्त्रियों द्वारा अपनाए गए। उनके पाई के मान, ग्रहों की गति की गणना और ग्रहण सिद्धांत आगे चलकर यूरोप पहुंचे। यूरोप में आर्यभट्ट की गूंज 11वीं से 15वीं शताब्दी तक जब यूरोप पुनर्जागरण रेनेसांस के दौर में पहुंचा, तो अल-ख्वारिज़मी, अल-बिरूनी और फाराबी जैसे अरब विद्वानों के माध्यम से आर्यभट्ट की शिक्षाएं यूरोपीय विद्वानों तक पहुंचीं। निकोलस कोपर्निकस और गैलीलियो गैलीली जैसे वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की गति को सिद्ध किया, लेकिन ये बात भारत में आर्यभट्ट 1000 वर्ष पहले कह चुके थे। उनकी दी गई पृथ्वी की परिधि, साल की अवधि और ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या आधुनिक युग में भी लगभग सटीक साबित हुई है। भारत में उनकी स्मृति। भारत में आर्यभट्ट की विरासत को याद किया जाता है। 1975 में भारत ने पहला उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया आर्यभट्ट। पटना में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की स्थापना। स्कूल और कॉलेजों में आर्यभट्ट की गणितीय प्रणाली को पढ़ाया जाता है। विज्ञान दिवस और अंतरिक्ष एजेंसियों में उनका नाम आज भी श्रद्धा से लिया जाता है।
अंडरस्को 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 अंडरस्को। आधुनिक तकनीक में आर्यभट्ट की छाया। आज जब हम कंप्यूटर की बाइनरी प्रणाली 0 और 1 की बात करते हैं, सैटेलाइट की गति और ग्रहों की स्थिति मापते हैं, पाई का उपयोग करते हैं, समय की गणना सटीकता से करते हैं, तो इन सब की नींव आर्यभट्ट जैसे विचारकों ने सदियों पहले रख दी थी। निष्कर्ष, आर्यभट्ट केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक युग की चेतना, ज्ञान की परंपरा और वैज्ञानिक सोच के अग्रदूत थे। उनका जीवन ये सिद्ध करता है कि सच्चा ज्ञान सीमाओं में नहीं बंधता, वह काल और देशों को पार कर मानवता की धरोहर बन जाता है। इस श्रृंखला का समापन आर्यभट्ट की कहानियाँ 0 और खगोल की क्रांति एक ऐसी यात्रा रही जो हमें याद दिलाती है कि भारत का विज्ञान, दर्शन और गणित दुनिया के किसी भी कोने से पीछे नहीं था, बल्कि वह उसकी दिशा तय कर रहा था। अगर आप इस पर आधारित एक वीडियो बनाते हैं तो मैं चाहूँगा कि हर दर्शक यही समझे, ज्ञान जब सत्य और साहस से जुड़ता है तब वह आर्यभट्ट बनता है।